आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे क्या है विद्युत जनित्र, क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर और कैसे काम करता है एसी और डीसी जनरेटर। तो बच्चों आज की क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हम चलते हैं अपनी लैब में। तो हम आगे बच्चों अपनी लैब में, और यहां पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल आपने हमारी पिछली क्लास में भी देखा था। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बच्चों इस प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि एक बैटरी से कनेक्टेड है एक वायर और ये एक स्विच लगा हुआ है। यहां पर एक कंपास है और इसकी आप निडल देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है जब हम इस वायर में करंट को फ्लो कराते हैं। देखिए हम इसको ऑन करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होता है तो आप जानते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इस जो चालक तार है इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो कंपास की निडल है ये अब आपको हिलती हुई दिख रही है। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जिस प्रकार से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, क्या उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है? तो चलिए इसको समझने के लिए हम करते हैं एक प्रैक्टिकल। ये देखिए बच्चों आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये है एक बार मैग्नेट, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक परिनालिका है जिसमें हमने एक कोर के चारों ओर हमने इस कॉपर वायर को लपेट के रखा हुआ है और हमने इस जो हमारी सोलेनॉइड है, जो परिनालिका है, इसे कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। और बच्चों ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को। ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसको ये पता लगा सकता है। और इसकी एक विशेषता है कि ये विद्युत धारा की दिशा को भी हमें बता सकता है कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखिए इस प्रैक्टिकल में आप देख पा रहे हैं इसमें हमने कहीं पर भी किसी बैटरी या सेल को इससे कनेक्ट नहीं किया हुआ। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है ये आपको जीरो में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्किट में बच्चों अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको इस गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो जीरो में दिखाई दे रही है। अब क्या हो बच्चों अगर हम इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड की ओर को बहुत तेजी से लाएं, अंदर की ओर को इसके नजदीक लाएं और इससे हम फिर दूर ले जाएं कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हम इस मैग्नेट को इसके अंदर को ला रहे तेजी से और फिर बाहर निकाल रहे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देखिए इस गैल्वेनोमीटर में जो ये निडल है जो अभी तक रुकी हुई थी अब वो हिलने लग गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस मैग्नेट के इस प्रकार से मूव करने के कारण इस सोलेनॉइड के अंदर इसमें करंट जनरेट हो रहा है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण ये गैल्वेनोमीटर की निडल कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए जीरो से पहले इधर को जा रही है और फिर इधर को जा रही है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को भी पता लगा सकते हैं। देखिए इस गैल्वेनोमीटर की जो ये निडल है ये जब जीरो से इस साइड को आ रही है तो इसका मतलब है जो धारा की दिशा है वो इस वाली वायर में इधर को फ्लो कर रही है, जबकि जब ये इस साइड को जा रही है, देखिए जीरो से जब इधर को जा रही है तो इसका मतलब है धारा की दिशा यहां से ऊपर की ओर को है। तो बच्चों ये जो है यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किसके कारण? इस मैग्नेट के मूवमेंट के कारण। और जब किसी मैग्नेट के द्वारा इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस घटना के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। उनका नाम था माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। इन दोनों ने अलग अलग अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया कि मैग्नेट के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां देखिए बच्चों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जो इन्होंने ऑब्जर्व की, जो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ऑब्जर्व की। पहली जो कंडीशन आप ऑब्जर्व यहां पर भी कर पा रहे होंगे वो ये है कि जैसे ही मैग्नेट का मूवमेंट रुक गया तो यहां पर करंट का फ्लो भी रुक गया। इसका मीनिंग हुआ कि मैग्नेट को लगातार गति करते रहनी होगी, तभी यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगी।
तो चलिए जानते हैं कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इस प्रैक्टिकल के बाद। देखिए, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में यह सब कुछ पाया। उन्होंने देखा कि जब तक किसी स्थिर कुंडली के अंदर चुंबक को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। पहली बात तो ये देखी उन्होंने कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के अंदर, ये कॉइल है, इसके अंदर हम अगर मूव कराते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जब स्थिर चुंबक के ध्रुवों के बीच किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। देखिए, पहली बार तो ये देखा उन्होंने कि अगर हम चुंबक को घुमाएं तब भी करंट फ्लो करता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया कि अगर मैग्नेट स्थिर हो जाए, मैग्नेट को हम स्टेबल कर दें और उसके बदले में हम अब रोटेट करें किसी कॉइल को, तो उस कॉइल में भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होने लग जाती है, प्रेरित होने लग जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंड्यूस्ड करंट के लिए या तो कुंडली में रोटेशन जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है, या फिर मैग्नेट में मूवमेंट होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त फैराडे और हेनरी ने जो ऑब्जर्वेशन किए वो कुछ इस प्रकार के थे। देखिए, उन्होंने पाया कि किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें विद्युत धारा की मात्रा अधिक चाहिए, हमें अधिक प्रबल विद्युत धारा चाहिए, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी प्रबल होना चाहिए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रबलता जितनी अधिक होगी उतना ही इंड्यूस्ड करंट भी अधिक होगा। और दूसरी बात जो इन्होंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि प्रेरित विद्युत धारा समानुपाती होती है चुंबक की चक्कर लगाने की गति पर। मैग्नेट कितनी स्पीड से किसी कॉइल के अंदर रोटेट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, उस पर भी प्रेरित विद्युत धारा डिपेंड करती है। और या फिर हम इसका अपोजिट कहें कि प्रेरित विद्युत धारा डिपेंड करती है कुंडली के चक्कर लगाने की गति पर, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल पर। कॉइल की रोटेशनल स्पीड पर प्रेरित विद्युत धारा निर्भर करती है। जितनी ज्यादा कॉइल की रोटेशनल स्पीड होगी उतना ही इंड्यूस्ड करंट भी अधिक होगा। और थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो प्रेरित विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल के जितने टर्न्स हैं। अगर हम यहां ज्यादा टर्न्स बढ़ा दें, इसमें हम कुंडली में फेरों की संख्या को अगर बढ़ा दें तो प्रेरित विद्युत धारा भी अधिक होगी। तो बच्चों, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए, हमें प्रेरित विद्युत धारा चाहिए, तो उसके लिए हमें मैग्नेट और एक कॉइल चाहिए और उन दोनों के बीच में से किसी एक में गति होना भी आवश्यक है। अब जब आप ये समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन ये है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो ये प्रेरित विद्युत धारा होगी, क्या इसकी कोई दिशा भी होगी? और अगर दिशा है तो हम उसे कैसे पता लगाएं? तो चलिए समझते हैं हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किस प्रकार से लगाते हैं। इसके लिए देखिए, हमारे पास दो मैग्नेट हैं जिसमें से हमने एक का साउथ पोल आपको दिखाया है और एक का नॉर्थ पोल आप लोग देख रहे हैं। आपने हमारी पिछली क्लासेस में यह जाना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा हम उत्तर से दक्षिण दिशा को मानते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ को मानते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन शो हो रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कॉइल रखी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार की है, ABCD, कुछ इस प्रकार की आयताकार एक कॉइल रखी हुई है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस पर कुछ इस प्रकार से बल लगाया है कि ये कॉइल इसके चारों ओर कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो आपको बल लगाना पड़ेगा। देखिए, इस दिशा से कुछ ऊपर को और यहां से कुछ नीचे को, कुछ इस प्रकार से। देखिए, AB वाली जो साइड है उसमें आपने अंदर को बल लगाया है और जो DC वाली साइड है इसमें आपने बाहर को बल लगाया है, जिसके कारण ये जो कुंडली है ABCD ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकती है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस AB वाली जो साइड है इस कुंडली की, इस कॉइल की जो AB वाली साइड है, इस पर इस समय करंट का डायरेक्शन क्या होगा और ठीक उसी प्रकार इस DC वाली साइड में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हमें यूज करना होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल क्या है? आपने लेफ्ट हैंड का रूल पढ़ा है पिछली क्लास में, ठीक वैसे ही आप लोगों ने आज राइट हैंड का रूल भी समझना है। तो इसके लिए आप अपने राइट हैंड को कुछ इस प्रकार से रखिए ताकि आपकी जो तीनों ये फिंगर्स हैं, थंब और आपकी फोर फिंगर और आपकी सेंटर फिंगर, ये कुछ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, लंबवत हो जाएं। अब देखिए, जब आपने अपनी
अंगुलियों को कुछ इस प्रकार से रख लिया है अपने दाएं हाथ की। आपकी जो ये 4 फिंगर है ये अभी शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को। देखिए ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी, और जो आपका थंब है ये करता है फोर्स को या फिर मोशन को। अब बची जो हमारी सेंटर फिंगर ये शो करती है करंट के डायरेक्शन को। तो बच्चों जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो और हमें यह पता हो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल में जो फोर्स है या फिर वो किस दिशा की ओर को गति कर रही है, अगर हमें ये 2 बातें पता हो तो हम करंट के डायरेक्शन को बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे हम यहां पर को। हमें अपने दाएं हाथ को कुछ इस प्रकार से इस AB वाली साइड में सेट करना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रहे नॉर्थ से साउथ पोल को, और जो थंब है वो रहे अंदर की ओर को। कैसे देखिए, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए थंब हमारी दिशा दिखा रहा है अंदर की ओर को, यानी कि इसमें जो अभी बल लग रहा है वो अंदर की ओर को है, और ये जो हमारी 4 फिंगर है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तब इस कंडीशन में देखिए AB में जो विद्युत धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर को दिख रही है। ये देखिए इसका मतलब है इसमें जो अभी इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसका डायरेक्शन A से B की ओर को ऊपर को होगा। अब इस CD वाली साइड का क्या होगा, इससे पहले कि मैं आपको यहां करके दिखाऊं कि यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप इसे करने की कोशिश करिए कि कैसे आप यहां पर करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपने कर लिया है तो देखते हैं हम किस प्रकार से इस CD वाली साइड में करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए कुछ हमने अपने हाथ को, राइट हैंड को कुछ इस प्रकार से रखा जहां पर हमारा जो ये 4 फिंगर है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो थंब है ये बाहर की ओर को शो कर रहा है इस फोर्स का डायरेक्शन, और ये जो हमारी सेंटर फिंगर है ये कर रही है इस CD में करंट के डायरेक्शन को शो। तो हम कह सकते हैं कि इस AB और CD में इस कंडीशन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, A से B को, फिर B से C और C से D को, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों जब भी हमें पता करना हो करंट का डायरेक्शन और हमारे पास हो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन, तो हमें यूज करना होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल को। अब आप कैसे याद करेंगे कि कौन सी फिंगर किस डायरेक्शन को शो करती है, तो इसका बड़ा ही सरल सा एक फॉर्मूला है याद करने का। देखिए यह थंब, इसको आप कह सकते हैं फादर। फादर यानी कि फोर्स, F फॉर फोर्स और F फॉर फादर। ये हो जाएगा मदर, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है सेंटर फिंगर जो C से स्टार्ट हो रहा है करंट, वो C फॉर चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं फादर, मदर और चाइल्ड। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, थंब इसमें M आता है, M फॉर मोशन, ये है मोशन शो करता है। यह 4 फिंगर, F फॉर 4 फिंगर, तो ये फील्ड को शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और C फॉर सेंटर फिंगर जो कि करती है C फॉर करंट को। तो आप इन्हें कुछ इस ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किसी भी कुंडली को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाता है, और उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। अब बच्चों क्या हम इस फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का और जो ये आप यहां पर कॉइल देख रहे हैं इसका यूज करके हम क्या बड़ी मात्रा में, एक ह्यूज अमाउंट में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं? तो बच्चों हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, और जो ये हम करते हैं वो एक उपकरण के द्वारा, जिसके द्वारा हम ऐसा कर पाते हैं, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये तो आपने देखा ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर आखिर में करता क्या है? तो बच्चों ये क्या करता है? ये करता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आखिर ये करता कैसे होगा? तो चलिए इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसके अंदर झांक के देखना होगा कि ये कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए हम आ गए उस जनरेटर के अंदर। तो देखिए यहां पर को जनरेटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप देख रहे हैं। देखिए किसी भी जनरेटर के हम पहले देखते हैं कौन कौन से वो पार्ट हैं, मैकेनिकल पार्ट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। देखिए जो पहला पार्ट यहां पर है वो है फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक, जो यहां आपको दिख रहा है। इसका नॉर्थ साइड और ये इसका साइड डायरेक्शन दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद यहां पर है एक आर्मेचर जो कि होती है कॉइल, एक कुंडली A B C D। और बच्चों इस कुंडली में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस हो सके, इसके लिए इस कुंडली को एक कोर में लपेट के रखा जाता है, जो सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर में कुंडली को लपेट के रखा गया। तो यह है आर्मेचर ए, बी, सी, डी। अब यहां पर आप ये कुछ रिंग देख रहे होंगे। इन रिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों जनरेटर में, और इन रिंग्स को हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, सर्पी वलय। अब देखिए यहां पर को आपको दिख रहा होगा एक S1 और एक S2। S1 को जो यहां दिखाया गया है वो है ब्लैक से, और S2 को दिखाया गया है ब्लू से। और ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन कुछ आप यहां भी देख रहे होंगे। ए और बी को भी दिखाया गया है ब्लैक से, और सी और डी को दिखाया गया है ब्लू से। अब ऐसा क्यों किया गया है बच्चों? देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर को जो S1 वाला स्लिप रिंग है ये कनेक्टेड है, देखिए इस ए बी वाली साइड से। ये देखिए ये जो आ रही है इस आर्मेचर की जो साइड है ए बी वाली, वो कनेक्टेड है S1 से। और जो स्लिप रिंग है ये जब ये कुंडली घूमेगी, ये स्लिप रिंग भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा, यानी कि जो ये S1 वाला स्लिप रिंग है ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा ए बी वाली साइड के साथ। और ठीक ऐसा ही देखिए ये जो S2 वाला स्लिप रिंग है ये कनेक्टेड है, ये देखिए इस सी डी वाली साइड के साथ। तो जब ये आर्मेचर घूमेगा, इसमें रोटेशन होगा, तो ये S2 वाला स्लिप रिंग भी घूमेगा और ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा CD के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इस S1 और S2 जो स्लिप रिंग हैं, इनके बाहर से यहां पर को ये ब्लैक कलर के कुछ आपको बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें कहते हैं ब्रुश, और ये कार्बन के बने हुए हैं। ये ब्रुश कुछ इस प्रकार से यहां पर एडजस्ट किए गए हैं कि स्लिप रिंग्स यहां पर आसानी से घूम सकें। और इन जो ब्रुशों का संबंध है, इनका जो कनेक्शन है, वो इन स्लिप रिंग के साथ कुछ इस प्रकार से बना रहता है कि इस कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो इस स्लिप रिंग के थ्रू इन ब्रुश तक पहुंच सके। और देखिए यहां पर जो ब्रुश B1 है ये भी आपको ब्लैक से दिखाया गया है, और B2 जो है ये आपको ब्लू से दिखाया गया है। इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि जो B1 ब्रश है वो कनेक्टेड है S1 के साथ, और S1 कनेक्टेड है AB वाली साइड के साथ। और ठीक ऐसे ही जो B2 ब्रश है वो कनेक्टेड है S2 के साथ, और S2 वाली जो साइड है वो है DC। और ये जो बच्चों ब्रश हैं ये कनेक्ट होते हैं बाहर के सर्किट के साथ, जिसके साथ आप यहां देख रहे हैं एक बल्ब जुड़ा हुआ है। और ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो जनरेटर की कॉइल है ये अभी रुकी हुई है। और आप जानते हैं इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करने के लिए या तो मूवमेंट होनी चाहिए इन दोनों मैग्नेट्स में या फिर इस कॉइल में। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या हुआ। फिर इसका सिद्धांत हो गया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लग जाती है। अब देखिए यही इसका सिद्धांत है कि जब हम इस कुंडली को इसमें घुमाएंगे तेजी से, तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। तो चलिए घुमा के देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो करता है। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं कि यहां बल्ब अभी भी आपको ग्लो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब हम इस आर्मेचर को घुमा के देखते हैं और क्या होता है ये हम नोटिस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने आर्मेचर को घुमाया तो कुंडली घूमी, और कुंडली के घूमने के साथ ही आप देख रहे हैं कि यहां पर को बल्ब भी ग्लो करने लग गया। और अब आप जानते हैं कि इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग गया, एक प्रेरित विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लग गई है। बच्चों यहां तक आप समझ गए होंगे कि जनरेटर में किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा है ना, यहां पर को ये जब कॉइल घूम रही है ये एक यांत्रिक ऊर्जा है, और इस यांत्रिक ऊर्जा के कन्वर्जन से ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ये जो परिवर्तित हो रही है वो परिवर्तित हो जा रही है विद्युत ऊर्जा में, जिसके कारण ये बल्ब यहां पर आपको जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन बच्चों क्या इस इंड्यूस्ड करंट की कोई डायरेक्शन भी होगी, और अगर डायरेक्शन है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो बच्चों हम करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, हम जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा को पता लगाने के लिए इस जनरेटर के सर्किट के साथ जोड़ देते हैं आपकी बात गैल्वेनोमीटर। और आप जानते हैं इनका नाम तो आप पहले से जानते हैं, तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। ये आ गया हमारा आर्मेचर ABCD, और ये S1 स्लिप रिंग, और ये S2 स्लिप रिंग, और ये B1 और B2। अब आपने अभी कुछ देर पहले ये भी सीखा था कि अगर हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना हो, यदि हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पता करनी हो, तो हमें दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप जानते हैं कि यहां पर भी होगी नॉर्थ से साउथ को, कुछ ऐसे। और अगली बात आपको पता होनी चाहिए इसमें लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो कॉइल है ये कुछ इस प्रकार से घुमाई जा रही है, देखिए कुछ ऐसे। ये
कुछ ऐसे घूम रही है। इसका मतलब हुआ कि जो AB वाली साइड है इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो नीचे को होगा और जो CD वाली साइड है इसमें फोर्स का डायरेक्शन होगा ऊपर को। तभी ये कॉइल कुछ इस प्रकार से रोटेट करते रहेगी। तो हम अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को यूज करते हैं यहां पर को, और हम यूज करते हैं AB वाली साइड में। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए जो हमारा थंब है ये डायरेक्शन शो कर रहा है फोर्स का नीचे की ओर को, और ये जो हमारी सेंटर फिंगर है ये शो कर रही है अब की बार करंट का डायरेक्शन, और जो फोर फिंगर है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो AB वाली साइड है इसमें अभी जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ ऊपर के को रहेगा, A से B को। अब बताइए कि यहां पर कैसा रहेगा। यहां देखिए कि थंब का जो डायरेक्शन है ये शो कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन ऊपर को, ये देखिए ऊपर को है ना, तब ये कॉइल घूम पाएगी कुछ ऐसे। और ये जो आपकी फोर फिंगर है ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो ये सेंटर फिंगर है ये शो कर रही है करंट का डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में करंट कुछ इस दिशा में फ्लो कर रहा है। देखिए कैसे, ऊपर को इस B1 से S1 में गया, S1 से AB से होता हुआ CD में आते हुए S2 स्लिपिंग में आया, और उसके बाद B2 से बाहर। तो इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन बच्चों क्या होगा जब ये आर्मेचर अपने हाफ रोटेशन तक पहुंच जाएगा, जब ये आधा घूम जाएगा, क्या तब भी करंट का डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार का रहेगा या फिर वो बदल जाने वाला है? तो चलिए इसको जानने के लिए हम इस आर्मेचर को थोड़ा सा यहां से घुमा के देखते हैं। देखिए अब की बार AB यहां है, जब ये घूम के इधर आएगा तो AB यहां हो जाने वाले हैं। चलिए घुमा के देखते हैं कैसे। ये देखिए ये घूम रहा है और ये घुमा कुछ इस प्रकार से। तो अब आप देख रहे हैं कि जो AB वाली साइड है वो आ गई है यहां, और जो CD वाली साइड है वो चले गई है यहां। अब बच्चों क्या होगा, क्या करंट का डायरेक्शन अभी भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा? देखिए आपकी जो फिंगर्स हैं वो तो ठीक इसी प्रकार रहने वाली है, लेकिन क्या करंट का डायरेक्शन अभी भी कुछ इसी प्रकार रहेगा, B1 में ऊपर को और B2 में नीचे को? तो चलिए इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए आपकी बार जो AB वाली साइड है वो यहां आ चुकी है, यानी कि करंट का डायरेक्शन AB में नीचे को है। और आप जानते हैं AB से कनेक्टेड है एक स्लिप रिंग S1, और इस S1 से कनेक्टेड है B1। इसका मीनिंग ये हुआ कि B1 में अब की बार जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर को ना रह के नीचे को होगा, और ठीक ऐसा ही CD में भी होगा। देखिए CD में करंट का डायरेक्शन ऊपर को है, और CD वाला जो साइड है वो कनेक्टेड है किसके साथ? आप देख रहे हैं, कलर से पहचान पा रहे होंगे आप, S2 स्लिप रिंग के साथ। और जो ये S2 स्लिप रिंग है वो है B2 के साथ कनेक्टेड। इसका मतलब B2 में करंट का डायरेक्शन नीचे को नहीं होगा, वो हो जाने वाला है कुछ ऊपर को। तो हम कहेंगे करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे। ये देखिए B1 में आपकी बार नीचे को और B2 में ऊपर को। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस कुंडली ने अपने आधे रोटेशन के बाद धारा की दिशा को बदल दिया। तो बच्चों ऐसा हर आधे चक्कर के बाद होगा, यानी कि जब कुंडली आधा घूमेगी तो इसमें धारा की दिशा बदल जाने वाली है। तो ऐसा एक चक्कर में 2 बार होगा। एक चक्कर में कुंडली 2 बार अपनी धारा की दिशा को बदलने वाली है, तब हो जाने वाला है धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की। देखिए धारा की दिशा हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, एक बार ऊपर को एक बार नीचे को B1 साइड में, जबकि कुंडली घूम रही होगी कुछ ऐसे। और ऐसा ही आप देख पा रहे होंगे इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में भी। देखिए गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे हैं कि जो इसकी निडल है वो इसकी 0 से मैक्सिमम राइट की ओर को जा रही है, फिर मैक्सिमम लेफ्ट की ओर को जा रही है, जिससे हमें पता लग रहा है कि इस कुंडली में धारा की दिशा लगातार बदल रही है, और ये दिशा एक चक्कर में 2 बार बदल रही है। देखिए आधा चक्कर यहां 0 से लेकर के यहां तक, फिर आधा चक्कर 0 से लेकर के यहां तक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कुंडली है ये एक निश्चित टाइम में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, जिससे इसमें करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन भी लगातार बदलता जा रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। और बच्चों ऐसा जिस जनरेटर में किया जाता है वो कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, या फिर अल्टरनेटर भी इसको कहा जाता है। तो एक ऐसा जनरेटर जिसमें धारा की दिशा लगातार बदलती रहे वो कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। इसका मतलब हुआ कि इसके द्वारा जो धारा उत्पन्न की जा रही है वो धारा कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या आखिर में। देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब आप समझ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसमें लगातार
धारा की दिशा बदलती है। अगर हम इसको इस ग्राफ में प्लॉट करें तो हम कुछ इस प्रकार का पाएंगे। देखिए, ये एक टाइम एक्सेस है और ये इसका करंट एक्सेस। अगर हम इसको यहां प्लॉट करें तो हम कुछ इस प्रकार का एक प्लॉट पाते हैं करंट का और टाइम का। देखिए, करंट अधिकतम धनात्मक तक गया, फिर 0 हुआ, फिर 0, फिर अधिकतम धनात्मक, फिर देखिए यहां 0, फिर अधिकतम ऋणात्मक और फिर 0 पर पहुंच गया। तो हम इस प्रकार से इसमें पाते हैं कि करंट अपना डायरेक्शन हर आधे चक्कर के बाद बदल रहा है। देखिए, यहां से यहां तक हाफ रोटेशन, फिर यहां से यहां तक हाफ रोटेशन, और ये दोनों मिलाकर के हो गए एक फुल रोटेशन। तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा एवं परिमाण आवर्त रूप से बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो प्रमुख पहचान है वो ये है। दूसरी बात जो एसी के लिए है वो ये है कि इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की होती है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की हो सकती है। हमारे देश इंडिया में इसकी जो आवृत्ति है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। अब इसका क्या मतलब हुआ 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है? इसका मीनिंग ये हुआ कि इंडिया में जो एसी करंट आता है, बच्चे जो हमारे घरों तक करंट आता है वो एसी करंट ही होता है। इसका अर्थ हुआ कि धारा जो अपनी दिशा बदल रही है वो 1 सेकंड में 100 बार बदल रही है। अब बताइए मैंने कैसे कहा होगा 100 बार? 100 टाइम्स कैसे बदल रही है? क्योंकि देखिए 50 हर्ट्ज का मीनिंग हुआ कि कुंडली 1 सेकंड में 50 बार घूमेगी। देखिए, जैसे यहां कुंडली घूम रही है ना, तो ये 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी। और आप जानते हैं एक चक्कर में धारा 2 बार दिशा बदल रही है। यहां देखिए 2 बार दिशा बदल रही है, तो 50 चक्कर में कितनी बार दिशा बदलेगी? 100 बार। तो हम कह सकते हैं जो हमारे घरों में लाइट आती है, एसी करंट आता है, उसमें जो धारा की दिशा बदली जाती है वो 1/100 सेकंड में बदली जाती है। यानी कि 1 सेकंड के 100वें भाग में बार बार बदल रही होती है। और बच्चों, ये जो धारा है इसका प्रयोग कैसे कैसे आप करते हैं? देखिए, हमारे घरों में इससे विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चलाए जाते हैं। और जो एसी करंट है बच्चों, इसको एक जगह से दूसरे स्थान तक, लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। क्योंकि जब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसलिए एसी करंट को ही एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे घरों की करंट है वो एसी करंट है। अब बच्चों, क्या ये जो धारा की दिशा बदल रही है इस जनरेटर के द्वारा, क्या कोई ऐसा जनरेटर भी हो सकता है जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित ना हो? तो चलिए समझते हैं उस जनरेटर के बारे में। देखिए, यहां हमारे पास एक दूसरा जनरेटर आ गया। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये जनरेटर पहले से अलग है? देखिए, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहां पर को है फील्ड मैग्नेट, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले में था। दूसरी बात, आर्मेचर वैसी है जैसे ए बी सी डी, लेकिन जो तीसरा भाग था वहां पर को था स्लिप रिंग, जबकि यहां पर को है स्प्लिट रिंग। देखिए, ये है स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय S1 और S2। देखिए, इनकी क्या विशेषता है कि आपस में जुड़े हुए नहीं है। और ये जो S1 और S2 हैं ये परमानेंटली कनेक्टेड हैं इस AB और CD वाली साइड के साथ। यानी कि जब एक कुंडली घूमेगी तो ये S1 और S2 भी इसके साथ साथ घूमेंगे। और ठीक पहले की तरह ही इस S1 और S2 जो विभक्त वलय हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं 2 ब्रश B1 और B2। तो हम कह सकते हैं कि इस जनरेटर में पहले वाले जनरेटर से सिर्फ एक डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वह है कि पहले में थे स्लिप रिंग्स और यहां पर हैं स्प्लिट रिंग्स। अब ये स्प्लिट रिंग्स क्या करेंगे? देखिए, अगर हम अभी यहां पर धारा की दिशा की बात करें AB में, तो वो कौन सी होने वाली, वो किस दिशा में होगी? बिल्कुल आप लोग सही बता पा रहे हैं। देखिए, हमने अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रखा, तो धारा की दिशा AB में रहेगी ऊपर को और CD में रहेगी नीचे को, कुछ इस प्रकार से। देखिए, B1 से ऊपर को और CD से नीचे को आती हुई B2 से इस सर्किट को पूरा करेगी। लेकिन क्या होगा जब ये आर्मेचर हाफ रोटेशन तक घूम जाएगा, आधे रोटेशन तक ही जब कुंडली घूमेगी, तो क्या इसमें भी धारा की दिशा परिवर्तित होगी या फिर नहीं होगी? तो चलिए इसको जानने के लिए इस आर्मेचर को हम घुमाते हैं आधे रोटेशन तक। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से जब हमने इसको घुमाया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो AB वाली साइड है वो यहां आ गई और CD वाली साइड यहां चले गई। अब देखिए, AB के साथ जुड़ा हुआ है S1 स्प्लिट रिंग और CD के साथ जुड़ा हुआ है S2 स्प्लिट रिंग। अब यहां देखिए, ये जो B2 वाला ब्रश है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए यहां पर ये S1 के साथ जुड़ गया है। इसका मतलब अब भी धारा की दिशा नीचे को ही रहने वाली है। इस S1 वाले में धारा की दिशा अब भी नीचे को ही रहने वाली है, जिसके कारण B2 में धारा की दिशा ऐसे ही बनी रहेगी।
फिर आधे राउंड के बाद क्या होने वाला है, देखिए आधे राउंड के बाद फिर से ऐसा ही हो जाएगा। क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको फिर से हाफ राउंड तक ले जाऊं तो देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए जो स्प्लिट रिंग है, देखिए आधे राउंड के बाद फिर स्प्लिट रिंग घूम के S1 फिर से चेंज हो जाने वाला है। कहां पहुंचा, देखिए S1 अभी भी B2 से कनेक्टेड है। देखिए यहां पर देखिए S1 तो अभी भी B2 से कनेक्टेड है, इसका मतलब धारा की दिशा अभी भी नीचे को ही होगी। अब लेकिन क्या होगा, जब ये थोड़ा सा और आगे कुछ घूमेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर देखिए अब की बार S1 कनेक्ट हो गया है B1 से और S2 कनेक्ट हो गया है इस B2 से। इसका मतलब जो CD वाली साइड है वो यहां आ गई है और CD वाली साइड में आप देख रहे हैं धारा की दिशा नीचे को ही दिख रही है। इसका अर्थ हुआ कि जब CD में धारा की दिशा नीचे की ओर को है तो S2 से कहां बहेगी, देखिए S2 है, S2 से आएगी B2 में और B2 से फिर धारा की दिशा ये रहेगी। हम कह सकते हैं कि इसमें धारा की दिशा कुंडली की रोटेशन के साथ बदल नहीं रही है, वो एक निश्चित दिशा को बनी हुई है। B1 से ऊपर जा रही है और B2 से नीचे आ रही है। तो बच्चों ऐसा जनरेटर जिसमें धारा की दिशा एक ही ओर को बनी रहे हमेशा, वो कहलाता है डायरेक्ट करंट जनरेटर, दिष्ट धारा जनरेटर, या फिर शॉर्ट में कहें तो डीसी जनरेटर। इसमें क्या होगा, धारा की दिशा हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, B1 से ऊपर को और B2 से नीचे को। और इसको आप इस गैल्वेनोमीटर में भी देख पा रहे होंगे। देखिए गैल्वेनोमीटर में रीडिंग किस प्रकार से दिख रही है, 0 से अधिकतम धन की ओर ही जा रहा है, ये ऋण की ओर को नहीं आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि धारा अपनी दिशा को बदल नहीं रही है। और ये 0 कब हो रहा होगा, जब ये कुंडली ठीक बीच में आ जा रही है। देखिए कैसे, अगर हम इसको दिखाएं आपको तो 0 कब हो रहा है, देखिए रीडिंग को ध्यान दीजिए आप, 0 की स्थिति कब होगी, देखिए कुंडली घूम रही है और ये देखिए लगभग यहां पर जब कुंडली बिल्कुल इस कंडीशन में आ जा रही है, तब ये जो धारा दिखा रहा है आपकी बार 0 दिखा रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं कि जो दिष्ट धारा जनरेटर है उसमें धारा की दिशा एक समान बनी रहती है, एक ही दिशा में बनी रहती है। जिस प्रकार से जो एसी जनरेटर था उसमें धारा की दिशा बदल रही थी और उससे उत्पन्न होने वाली धारा को हमने एसी करंट कहा, ठीक उसी प्रकार से जो डीसी जनरेटर है इसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला करंट है वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। तो चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट करंट है क्या। देखिए डायरेक्ट करंट को भी हम एक इस टाइम और करंट के ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इसके ग्राफ को हम देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है करंट का डायरेक्शन। करंट क्या कर रहा है, देखिए अधिकतम तक पहुंचा, फिर उसके बाद 0, फिर अधिकतम तक पहुंचा, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0। लेकिन इसमें आवर्त गति नहीं हुई। ये अधिकतम तक पहुंचने के बाद 0 के बाद फिर ऋणात्मक दिशा की ओर को इसने गति नहीं करी। तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा एवं परिमाण आवर्त रूप से नहीं बदलता है। दिष्ट धारा में देखिए धारा की दिशा और परिमाण नहीं बदल रहा है। और दूसरी बात, अगर इसमें आवर्त गति हो ही नहीं रही है तो इसमें फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 0, 0। तो बच्चों दिष्ट धारा में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाएगी 0। और दिष्ट धारा उत्पन्न करने का सबसे जो अच्छा और सस्ता साधन है हमारे घरों में जो हम देख सकते हैं वो है सेल या फिर बैटरी। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है सेल में या फिर बैटरी में वो एक ही डायरेक्शन को बना रहता है। तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत हो सकते हैं सेल और बैटरी। और आपके घरों में कई सारे उपकरण हैं, जैसे मोबाइल जो कनेक्ट होता है वो डीसी से कनेक्ट होता है। हम जब इसे अपने घर में सॉकेट से जोड़ते हैं तो आप एक एडेप्टर से जोड़ते हैं, उस एडेप्टर द्वारा एसी करंट को डीसी में बदल दिया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना डायरेक्ट करंट जनरेटर और अल्टरनेट करंट जनरेटर के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। An electric generator is a device which transform। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाने वाला है कि विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक डिवाइस है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उक्त दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना हो तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल को। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बाद जानते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर तथा दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए मेन डिफरेंस है, क्या एसी जनरेटर
से आपको अधिक वोल्टेज मिलेगी, पहला आपको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा कि डीसी जनरेटर से हमें अधिक वोल्टेज मिलती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो एसी जनरेटर है उसमें लगे होते हैं स्लिप रिंग्स, सर्पी वलय, जबकि जो डीसी जनरेटर है उसमें लगे होते हैं विभक्त वलय या फिर स्प्लिट रिंग्स। तो बच्चों कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलो जानते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार कौन सी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी फिंगर है फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंगली जो करंट के डायरेक्शन को शो करेगी? क्या वो थंब है या फिर फोर फिंगर या फिर सेंटर फिंगर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वो है सेंटर फिंगर। तो ये हो जाने वाला है इसका सही आंसर। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, और जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास अटेंड की वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बच्चों फिजिक्स की इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट से जाकर के आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।